आज हमसे रूबरू हैं प्रकृति प्रेमी और विद्वान डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि जो मेवाड़ अंचल है जी इसका वैभव यूँ तो सारे मौसमों में, सब साल में, हर ऋतुओं में होता है, जी लेकिन बारिश में इसका वैभव कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल सही बात है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो बारिश में हमारे मेवाड़ अंचल में अलग और अनूठी होती हैं? देखिए, वैसे तो मेवाड़ अपने आप में पूरा ही अनूठा है। यहाँ की हिस्ट्री लें, यहाँ की संस्कृति लें, यहाँ की नेचुरल जो ब्यूटी है, सारी अपने आप में अद्भुत हैं। लेकिन ये गर्मी में इसकी एक अलग सुंदरता है, सर्दी में एक इसकी अलग सुंदरता है, और वर्षा में इसकी एक अलग सुंदरता है। सुंदर ये हमेशा है, लेकिन ये देखने वाले का एक सोच है कि वो कब वाली सुंदरता वो किस तरह से देख रहा है। लेकिन ये जो वर्षा वाली सुंदरता, ये ज़्यादा लोगों को भाती है। अगर इस वर्ष सुंदरता की बात करें वर्षा वाली की, तो इस समय आप देखिए कि इस जोन में बहुत सारे सेंचुरीज हैं। सज्जनगढ़ सबसे छोटी सेंचुरी है, फिर जयसमंद उससे बड़ी है, फिर फुलवारी उससे बड़ी है, और कुंभलगढ़ उससे भी बड़ी सेंचुरी। ये तीनों जो सेंचुरी हैं अपने आप में देखने लायक हैं। खासतौर से जो फुलवारी सेंचुरी है, ये तो जैव विविधता का खजाना है। और जैव विविधता खजाना मैं यूँ कह रहा हूँ, इस सेंचुरी में अगर आप जाके देखें और थोड़ी सी अगर बॉटनी जूलॉजी की समझ है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे जीव आए हैं जो दक्षिण भारत में अपना जो वेस्टर्न घाट्स है, उस वेस्टर्न घाट्स और पेनिनसुलर इंडिया के चलते हुए आए हैं ये। और ये फुलवारी के रास्ते जाते जाते आगे की तरफ हो गए और ये कुंभलगढ़ में तक ये एंटर हुए। तो जिनको दक्षिण भारत की बहुत सारी चीज़ें देखनी हो, इस सेंचुरी में जाए। इनमें मैं कुछ चीज़ों का नाम, जैसे एक पौधा है कार्विया कैलोसा, जिसको कार्वी कहते हैं। ये जो कार्विया कैलोसा है, ये हमारा ऐसा पौधा है जो 8 साल में एक बार फूल देता है। और जब ये फ्लावरिंग करता है तो बिल्कुल नीले रंग का, ब्लू कलर के, और पूरा एक कारपेट ये फ्लावरिंग करता है। ये पौधा देखने लायक है। केरल के नील कुरुंजी की तरह। हाँ, वो 14 साल में हो रही है। 12 साल। वहाँ 12 साल में हो रही है। वहाँ कुछ 14 साल की भी है, कुछ वहाँ 2 साल की भी है, कुछ 1 साल की भी है वहाँ। तो लेकिन ये अपना जो है, और सतपुड़ा में भी है। तो ये एक अद्भुत एक पौधा, उसी का भाई है ये। इसी तरह जो बांस के जंगल हैं, वो भी यहाँ देखने लायक है, क्योंकि बांस यहाँ का सेंचुरी कई जगह देखें तो सबसे अच्छा जो बांस माना जाता है, 24 फुट लंबाई बढ़ने वाला बांस सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ प्योर बांस के ब्रेक्स हैं जो 24 फुट से ऊपर चले जाते हैं, यानी जो एक कैटेगरी का बांस है वो यहाँ के जंगलों में। ये भी एक अद्भुत चीज़ है। दूसरी चीज़, दक्षिण भारत से आया है सागवान। सागवान के जंगल भी यहाँ के अपने आप में बड़े ब्यूटीफुल हैं। वर्षा में उनको देखिए, जब पत्तियाँ आ जाती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, तो वो भी। इसी तरह एक पौधा है यहाँ का जिसमें करीब करीब 2.5 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी पत्ती हो जाती है, जिसका नाम है लिया मैक्रोफिल्ला, यानी कि हस्तीकर्ण, हाथी का कान। तो आदिवासियों ने बड़ा अच्छा नाम ढूंढा उसका, हस्तीकर्ण। ये हस्तीकर्ण आपको फुलवारी में मिलेगा और सीता माता में ये भरा पड़ा है। तो ये जो ऐसी चीज़ है, इस तरह ऑर्किड देखिए आप, मतलब 19 तरह के ऑर्किड। राजस्थान से बाहर खड़ा हुआ आदमी सोचेगा कि राजस्थान तो डेजर्ट है, यहाँ ऑर्किड का क्या काम, ऑर्किड तो वेस्टर्न घाट की चीज़ है। लेकिन फुलवारी, सीता माता और अपना जो माउंट आबू, ये 3 जो सेंचुरी हैं, ये ऑर्किड से, आप देखिए इनमें जो महुआ के पेड़ हैं वो ऑर्किड से भरे पड़े। महुआ के नीचे टेरेस्ट्रियल ऑर्किड भी मिलेंगे, और साथ ही उसको ऊपर ऐसे ऑर्किड जो पेड़ों पर रहते हैं, एपिफिटे, वो तो ऑर्किड के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी है। और हमारे जो उदयपुर रीजन बहुत ही रिच है। जो ट्यूबरस प्लांट हैं, यानी कि जिनमें कंद हैं, वो भी इस इलाके में देखने लायक हैं। बहुत सारी फर्न, अब देखिए उदयपुर संभाग में आप जाएँ तो लगभग आपको 60 जाति की फर्न मिलेंगी। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है कि इतनी विविधता, जो पौधों की विविधता बहुत, इसी तरह एनिमल की विविधता भी अद्भुत है। यहाँ पर दक्षिण भारत के कई सांप मिलेंगे, जैसे ग्रीन कीलबैक सांप है आपका, एक ग्रीन हिप स्नेक है, ऐसे एक लड़ंकिया हिप स्नेक है, अभी भी एक नया खोज हुई है। ये सांप, इसे फॉस्टन कैट स्नेक है। फॉस्टन कैट स्नेक पहले मानते थे माउंट आबू में, लेकिन अभी इसका पता लगा है कि ये फुलवारी में भी है। तो ये ऐसे ट्रीज पे रहने वाले सांप। ऐसे एक बहुत सुंदर मेंढक यहाँ है, पेंटेड फ्रॉग। जो पेंटेड फ्रॉग है, ये सीता माता में मिलता है। और आपको ऐसा लगेगा पेंटेड फ्रॉग कि किसी ने लाल रंग और काले रंग से किसी ने बहुत बेहतरीन एक पेंटिंग की है। तो अद्भुत है। तो ये जो ऐसे ही आप सीता माता के जंगलों में जाएंगे तो पेड़ों पर रहने वाला ट्री फ्रॉग भी है। तो ये जो इस तरह की विविधता है, वो यहाँ आप देखिए देखने लायक है। तो ये इसकी खासियत है। और कुछ और भी खास बातें हैं। ये राजस्थान का वो हिस्सा है जहाँ नदियों में बहाव ज़्यादा दिनों रहता है। एक टाइम तो यह था कि यहाँ
आपका मानसिवाकल जैसी नदियाँ, सोम, ये 12 महीने बहती थी। लेकिन अभी भी ये साल में 6-7 महीने से लेकर 8-9 महीने तक ये आराम से बह जाता है। और ये अरावली का वो हिस्सा है जिसमें पानी के सोर्स, स्प्रिंग, कुंड, ऐसे जो सारे साल जिनमें पानी रहता है। तो ये एक अद्भुत बात इतने तरह। ये और एक और चीज़ यहाँ कई जगह जगह आपको देखने मिलेगा जहाँ लोकल भाषा में कहते हैं तोरणा। तोरणा शब्द बना है तोरण द्वार से, यानी पहाड़ के अंदर ही एक ऐसा छेद बन गया, फिर छेद बन जाते हैं जिसमें पहाड़ के आर पार, इधर से देखेंगे पहाड़ उधर दिख रहा है, यानी कि तोरण द्वार है पहाड़ में। ऐसे तोरणा जगह जगह यहाँ पे अरावली में बने, तो जो कि आप देखिए देखने लायक है। तो एक फॉरेस्ट ब्लॉक है हमारा, इसमें ओगना एक रेंज है, उसका नाम ही तोरणा है, ब्लॉक का ही नाम तोरणा है। तो ये भी एक इस क्षेत्र की अद्भुत चीज़ है। मधुमक्खियों के लिए ये क्षेत्र अपना आप में वेल नोन क्षेत्र है, खासतौर से जो बड़े वृक्षों पे जो मधु, जिसको भंवर मोह कहते हैं, रॉक बी के लिए क्षेत्र बहुत ही वेल नोन क्षेत्र। तो इतनी रॉक भी यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि रॉक्स, खड़ी हुई रॉक्स तो मिलते। तो अरावली में जो खड़ी रॉक्स हैं उन पे बरगद पीपल के जो विशाल वृक्ष हैं उन पे ये देखने लायक है। तो रॉक बी का भी ये अपना आप में एक देखने लायक इलाका है। यहाँ एक और चीज़ आई है इस क्षेत्र में कि जो राजस्थान के बड़ी साइज के पेड़ और बेलें हैं वो भी इस जोन में है। मैं दो वृक्षों का स्पेशली नाम लेना चाहूँगा। एक, अगर आप कुम्भलगढ़ से और अपना रिछेड गांव की तरफ जाएं तो उस रिछेड गांव के पास में एक बरगद है जिसको कहते हैं जूड़ की बडली। बड़ शब्द के नाम बडली से ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बड़ का पेड़ होगा, लेकिन 1.2 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा बरगद है, नाम जुडली, यानी कि कोई छोटा है, लेकिन ये 1.2 हेक्टेयर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा देश का बरगद है वो लगभग 2 हेक्टेयर से थोड़ा से ज़्यादा एरिया में वो है आंध्र प्रदेश में। तो आप देखिए उसके मुकाबले तुलना करें तो 1.2 हेक्टेयर बड़ा मायना रखता है। इसी तरह अगर आप झाड़ोल तहसील के मादड़ी गांव में जाएं तो वो लगभग 1.1 हेक्टेयर में बरगद है वो। और उस बरगद की बात, एक और ख़ास बात है कि बरगद में जितने बूढ़े होते जाते हैं इनकी जड़ें लटकती हुई दिखती हैं। इन दोनों ही बरगद में बहुत कम जड़ें लटकी हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये अपना आप में और भी इनके एक बड़ा स्थान है कि जिसमें बहुत कम लटकती हुई जड़ें हैं। तो अच्छा, लटकती हुई जड़ें ना होने का एक अद्भुत चीज़ यहाँ हुई। ये जो साउथ इंडिया वाले बरगद, खासतौर से जो आंध्रा वाला बता रहा हूँ, थिम्मामा मर्री मानू नाम है उस बरगद का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, उसमें जो जड़ें लटकी, तो लटकती हुई जड़ें मोटी होगी खंभे की तरह, तो लटकती जड़ होने से पेड़ को सपोर्ट मिल गया, वो ऊपर चल रहा है। लेकिन अपने ये जो दोनों बरगद में होता है, मादड़ी वाले और जूड़ की बडली, इसमें लटकती हुई जड़ें नहीं होने की वजह से हॉरिजॉन्टल बढ़ती हुई शाखाओं को, वजन को अब कौन साइन करे, वो बेचारे जगह जगह ज़मीन पर टच हो गए। तो ज़मीन पे ऐसे रेंग रहे जैसे कि कोई सांप रेंग रहे हो। इस लिहाज से देखें तो ये अपना आप में एक और भी अलग तरह का फीचर। तो ये इस तरह के पेड़ अपने आप में अद्वितीय। एक और चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी, अगर आप इस मादड़ी वाले बरगद को देखने जाएँ तो इस मादड़ी से थोड़ा सा पहले गाँव आता है पारगिया पाड़ा। पारगिया पाड़ा के पश्चिम दिशा में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कोई शायद पानी सप्लाई करने वाले डिपार्टमेंट ने एक पानी का पाइप बिछा रखा पहाड़ के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा यार तो कंफ्यूज हो गया, वो पाइप नहीं है, वो एक बेल है जो कि मोटी होती वो एक पेड़ के तने जैसी मोटी होगी। और ये एक जंगली अंगूर की बेल, सॉरी आपका एक जंगली अपना जो बोहिनिया है, इसको बोहिनिया को कहें आपके कचनार कह लीजिए, बोहिनिया वहलाई उसका टेक्निकल बोहिनिया, यानी कि कचनार जाति की एक बेल है जो वहाँ पे फिर, और वो आप देखिए कि करीब 10 हेक्टेयर के क्षेत्रों में फैली हुई वो बेल। आदिवासी उसकी बड़ी पूजा करते हैं, उसका ऑनर करते हैं। और इनकी जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो 12वें की जो भी रस्म है उस पौधे की पत्ती पे होती है। तो चूंकि वो रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस, इसलिए उन्होंने उसको बचा कर रखा है। और आज भी वो तो ऐसी बेल, और उसमें जब उसकी जो पौध है उसका फल जब सूखता है और फिर कहीं से अगर थोड़ी नमी मिलती तो एकदम से विस्फोट करके उसके बीज बाहर निकलते हैं। तो जब बीज बाहर निकलते हैं तो और आप वहाँ खड़े हो तो आप घायल भी हो सकते हैं। बीज इस स्पीड से बाहर आता है कि जैसे गोली निकले, और आवाज़ भी गोली की तरह करता है। तो ऐसा अद्भुत, और उसको वहाँ लोकल भाषा में कहते हैं जोगण बेल, कि जोगियों की बेल है जोगण बेल। तो ऐसी अद्भुत चीज़ें आपको इस संभाग में देखने को मिल जाएंगी।
बहुत तरह के पक्षियाँ देखने को मिलेंगे, बहुत तरह के सांप, बहुत तरह के मेंढक, बहुत तरह के जंगल, बहुत तरह के पेड़, बहुत तरह तरह की नदियाँ, झरने, क्या नहीं है यहाँ, सब कुछ यहाँ है। ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, प्रकृतिविद, प्रकृति के एक ख़ास जानकार। सतीश जी, थोड़ी सी बात करते हैं परिंदों की। जी। बारिश का जैसे ही मौसम आता है तो हमारे यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसको कहते हैं कि गांव वाले भी उसको बोलते हैं कि भी वर्का एरिए, जैकोबिन कुकू, और उसके बाद दूसरी कोयलों की बहुत सारी प्रजातियां हमारे यहाँ बारिश अब तो मई जून में भी सक्रिय हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी प्रजातियां एक साथ किसी क्षेत्र में शायद मुझे नहीं लगता मिलती होंगी। तो थोड़ा सा ये बताएं कि कौन कौन से पक्षी ये और इनके अलावा दूसरे बारिश के दिनों में हमारे अंचल में सक्रिय होते हैं। देखिए, जैसे सर्दी होती तो उस समय विदेशों से पक्षी आते जिनको हम कहते हैं विंटर माइग्रेंट। लेकिन एक और मौसम भी है जब ये माइग्रेंट हमारे यहाँ, यानी दूसरे देशों से जो आते हैं उनको हम माइग्रेंट कहते हैं, जो आते हैं। तो ये जो समर है का मौसम है, गर्मी वाला मौसम जो अभी गया था और फिर इधर वर्षा का आ रहा है, तो इस ट्रांजिशन के समय गर्मी जा रही है, वर्षा का आगमन के संकेत हो रहे हैं, इस समय भी एक पक्षियों का एक ग्रुप आता है, इनको हम कहते हैं समर माइग्रेंट कहते हैं। तो इस समय समर माइग्रेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं। विंटर माइग्रेंट में ज़्यादातर दूसरे देशों के ही आते हैं, लेकिन समर माइग्रेंट में दो तरह के पक्षी आते हैं। एक तो दूसरे देशों से भी आ रहे हैं, एक हमारे ही देश के दूसरे भागों के पक्षी यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे इस समय जिसको हम पाइड कुक्कू कहते हैं, पाइड कुक्कू बाहर से दूसरे देशों में आ रही है। अच्छा, एक और बात है, जो सर्दी में जो माइग्रेंट आ रहे हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में क्योंकि उनके मूल देश में वहाँ पर ज़्यादा सर्दी की वजह से पानी की जो झीलें थी वो बर्फ़ में जम जाती हैं। अब लिक्विड पार्ट में पानी तो है ही नहीं, तो मछलियाँ सब बर्फ़ के नीचे दब जाती है, तो खाएं क्या? फूड नहीं है। वो सर्दी से बचने के लिए नहीं आते, वो फूड की वजह, क्योंकि फूड पानी के नीचे, बर्फ़ के नीचे दब गया, अंत में मजबूर होकर वो यहाँ आते हैं, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा फैदर इसका सिस्टम है, वो उनकी बॉडी को गर्म रख सकता है, लेकिन फूड का क्या करें, इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो वो यहाँ प्रजनन नहीं करते, प्रजनन का काम वही निपटा खाएंगे। यहाँ खाना खाया 3-4 महीने रहेंगे, जैसी गर्मी बढ़ती है वो आप चले जाते। लेकिन अब जो समर माइग्रेंट आते हैं ये बच्चा पैदा करते हैं, चाहे वो बाहर के देश से आ रहे हैं या हमारे, तो जैसे पाइड जो कुक्कू आ रही है अफ्रीका की तरफ से आ रही है, और ये यहाँ जो बेबलर हमारा यहाँ का लोकल पक्षी है उसके घोंसले में अंडे देगा ये। तो ये नेस्ट पैरासाइट भी है और ब्रूड पैरासाइट भी है। नेस्ट पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों का सिर्फ घोंसला लेते हैं और अपने अंडे देके अपना बच्चों को खुद पालते हैं। ब्रूड पैरासाइट वो होते हैं जो ना तो घोंसला लेते ना घोंसला बनाते, दूसरों के घोंसले में अंडे रख दिए, उनको पालन लालन भी वो दूसरे ही करेंगे। तो ऐसे पक्षियों को ब्रूड, तो ये जो कोयल है हमारी ये ब्रूड पैरासाइट है। तो ये ब्रूड, ऐसे जो दक्षिण भारत की तरफ से हमारी कोयल आती हैं, कई आपका जो हक कुक्कू है जिसको ब्रेन फीवर अपन कहते हैं, ये जो इस तरह की जो कुक्कू आ रही हैं हमारी, जो जिसको हम कोयल कहते हैं, जो मीठी कुहू को बोलते, वो तो हमारी यहीं रहती है, लेकिन जो कुक्कू हाक कुक्कू वगैरह हैं ये साउथ की तरफ से ये आ रही हैं, ये भी यहाँ दूसरों के घोंसलों में ये दे। तो ये जब आती हैं तो ये चुप रहती है, लेकिन जब क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीजन चलती है काफ़ी वोकल हो जाती हैं, काफ़ी बोलती हैं। तो पपिया के नाम से हमारे जो जनमानस है, हमारे साहित्य में इनका नाम प्रसिद्ध, बहुत सारे गीतों में, लोकोक्तियों में ये कि सब ये तो परदेश गए जो अपना पिया है उसकी एक याद संदेश लाती है। तो एक तरह से ये परदेश से आ रही हैं। पाइड को तो चातक भी कहते हैं, चातक भी कहते हैं, परदेश से आ रही हैं, यानी कि यहाँ परदेश से मतलब यूं लें कि हमारे जोन से बाहर से आ रही। तो हमारे लिए उस जमाने में तो छोटी दूरी परदेश होती थी क्योंकि आने जाने के साधन ही नहीं थे। तो इस तरह से ये जो पक्षी आ रहे हैं ये वर्षा से थोड़ा पहले चलते हैं, तो वर्षा के सूचक भी हैं। इस समय चूँकि वर्षा होने की वजह से कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये बहुत अच्छा सीजन है जब इनके बढ़ते हुए कीड़ों को भोजन, इनकी जो फस्टर मदर हैं जिनके घोंसलों में ये अपना अंडे रखेंगे, खासतौर से बेबलर जो हैं उनके घोंसलों में ये जो कोयल हैं ये उन रखेंगी। और वो बेबलर जो है साइज में कोयल से कहीं छोटा है, तो बच्चा जब तक छोटा रहेगा जब तक तो ऐसा लगेगा शायद इसी का बच्चा, लेकिन जैसे जैसे ये कोयल के बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर आदमी चकरा जाता है कि माँ बाप छोटे हैं और बेटा बेटी या बच्चा इतना बड़ा ये क्या है। तो कई बार तो वो छोटी साइज होने से उनके मुंह तक खाना नहीं पहुंचा, कभी तो उनके पीठ के ऊपर चढ़ के खाना देंगे, कभी कैसे, यानी कि उनको
बड़ी मुशक्क़त। तो ये सीन जो है देखने लायक होता है। तो ये जो कुक्कूज हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे इस समय जो आ रहे हैं, अब देखिए फ्लाई कैचर्स भी आ रहे हैं, जिनमें से एक फ्लाई कैचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, हमारा ही है और ये एमपी का स्टेट बर्ड भी है, जिसको दूधराज के नाम से जानते हैं। ये फ्लाई कैचर नीचे से मतलब साउथ की तरफ से आ रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक, उदयपुर में काफ़ी रुकेंगे, मेवाड़ के क्षेत्रों का, और भी आगे ये निकलते चले जाएंगे। तो ये लोग भी आ रहे हैं फ्लाई कैचर्स मुख्य रूप से। इस समय अपना जो वाइट ब्रॉड फ्लाई कैचर, इसने भी नेस्टिंग स्टार्ट कर रखा है। वाइट थ्रोटेड फ्लाई कैचर, इसने भी नेस्टिंग स्टार्ट करा। पैराडाइज फ्लाई कैचर ने तो कर रखा है। तो सारे फ्लाई कैचर्स का, क्योंकि नाम से हमारा फ्लाई, यहाँ फ्लाई से मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये मक्खी खाते हैं, यहाँ सारे इंसेक्ट, कोई भी उड़ने वाला इंसेक्ट होना चाहिए, उस उड़ने वाले इंसेक्ट को खाते हैं। ये बहुत अच्छा सीजन है जिसमें फूड सफिशिएंट है बच्चों के लिए, इसलिए ये भी अभी अपना नेस्टिंग कर रहे हैं। और देखिए अब वीवर बर्ड्स का अब नेस्टिंग स्टार्ट हुआ है। अपना जो मुनिया है, ये अभी स्पॉटेड मुनिया भी आ जाएगी साउथ की तरफ से, ये थोड़ी यहाँ रह भी जाती है, साउथ की तरफ से स्पॉटेड मुनिया भी आ रही है, उसने भी अपना नेस्टिंग, थोड़ी घास बड़ी हो जाएगी, जो करीबन घास 1 फुट के आसपास हो जाती है, क्योंकि घास की चीरें निकालती है, स्ट्रिप निकाल के उससे नेस्टिंग करती है। तो वो जब घास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वो भी अपना नेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देगी। और बया तो क्योंकि अब घास हो गई तैयार, बया भी अपनी नेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो मानसून ब्रीडर्स हैं, ये इस समय इसका ये एक बेस्ट इसका फ़ायदा लेते हैं। जो मैना है, मैनाओं ने भी ये भी अपना ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती, खासतौर से जो हमारी जो कॉमन मैना है। कॉमन मैना क्या करती है, ये होल नेस्टर है, कहीं कहीं छेद मिल जाए, लेकिन होल नहीं है। तो ये क्या करती है, जो खजूर हैं, खजूर की सूखी पत्तियां अगर कोई तो किसी ने काट रखी हैं, उनमें ये नेस्टिंग कर लेती है। तो ये भी इस अपने नेस्टिंग में इस समय मशगूल है। तो ये देखें तो ये इस समय अगर आप जंगल में निकल जाएं और शांति से देखें तो हमें बहुत तरह की बर्ड्स की एक्टिविटीज़ आप दिखाई दे जाएंगी। स्वेलो जो पूरा ग्रुप है, क्योंकि उनको कीचड़ से घोंसला बनाना है, तो अभी कीचड़ अवेलेबल है, पानी आ गया तो कीचड़, तो ये ऐसी मिट्टी को उठा जिसमें थोड़ा सा चिकनापन हो। ऐसी मिट्टी से आपका रेड रम स्वेलो है, वायर टेल स्वेलो है, डस्की क्रेग मार्टिन है। तो इस ग्रुप के ये सब अपने शेल्टर जगह पे जाएंगे। स्ट्रिप थ्रोटेड स्वेलो, और स्ट्रिप थ्रोटेड स्वेलो तो पूरा एक कॉलोनी की कॉलोनी बसा देती है और देखने लायक होती है। इसी कॉलोनी ऐसी उदयपुर में बहुत जगह, उधर साउथ राजस्थान में बहुत सारी जगह। ये भी अच्छी बात है, रेड रम्ड की बहुत जी पॉपुलेशन है। हाँ, तो ये सब इस तरह नेस्टर जो है नेस्टिंग अपना ये कर रहे हैं और ये देखने लायक सीन होता है। सतीश जी, ये बताएं, आपने चूंकि मुनिया का संदर्भ दिया, तो ग्रीन मुनिया को लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और कहते हैं लिमिटेड, थोड़ा सा माउंट आबू में या कहीं शायद कुंभलगढ़ में भी साइटिंग है और बहुत दुर्लभ हो गई है। रेड मुनिया को लेकर भी कुछ लोग परेशान रहते हैं कि बहुत कम मिलती है, और स्केली ब्रेस्टेड भी जो है वो कुछ जगह मिलती है, कुछ, हालांकि उसकी जनसंख्या की संभावना तो कम है, ऐसा तो नहीं है। तो बताएं कि मुनिया की हमारे दक्षिणी राजस्थान में खासतौर पर उदयपुर के आसपास क्या स्थिति है? देखिए, मुनिया बेसिकली ग्रासलैंड के बर्ड हैं, क्योंकि ग्रेन ईटर हैं, जहाँ दाने चाहिए। तो पिछले 40-50 साल में देखें तो मेवाड़ के ग्रासलैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। वीड्स बहुत घुस गए हैं, तो जूली फ्लोरा घुसा है, लैंटाना कमारा घुसा है। उसकी वजह से जो ग्रासलैंड की जो सेहत थी वो काफ़ी एक बुरी स्थिति, अतिक्रमण भी हुए हैं और माइनिंग भी हुई है, रोड्स और इनके नेटवर्क निकल के फ्रेगमेंटेशन भी हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे जो ओरिजिनल जो एक क्वालिटी थी उनकी बनावट की, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। तो जब ग्रासलैंड हमारे नहीं रहे तो इनके ऊपर काफ़ी एक और बड़ा तब्दीली हुई। आज से अगर 50 साल पहले के उदयपुर संभाग में चले जाएं, यहाँ गन्ना काफ़ी पैदा होता था। आप पूरा देखिए, कपासतन से लेकर चित्तौड़गढ़ तक ये पूरा भोपाल सागर वगैरह गन्ने की मिल थी, चीनी बनती थी, इन सब में आज ये ठप पड़ी हैं, क्योंकि जब अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे गई तो गन्ने की सिंचाई में डिस्टर्बेंस हुआ, नदी नालों में भी पानी कम हुआ, तो गन्ना देखिए करीब गन्ना के उत्पादन एकदम से ठप हो गया। और जब उत्पादन ठप हुआ, इन गन्ने के खेतों को ये मुनिया ग्रासलैंड के रूप में लेती थी। ये टाल ग्रासलैंड है। अच्छा, उस समय पानी भी खूब होता था, तो इनमें टाइफा, एरा, फ्रेगमाइटी, जो नर्सल, ये भी होते। तो जब पानी की कमी हुई और ग्रासलैंड बर्बाद हुए, तो भैंसों, गायों, जानवरों ने पानी के किनारे के जो हमारी जो फ्रेगमाइटी, ये जो रीड थी, इनको डिस्टर्ब करना चाहिए। तो ये हैबिटाट भी, जो एक्वेट के जो हैबिटाट था रीड्स का, ये भी बर्बाद हुआ।
टेरेस्ट्रियल ग्रास लैंड वो बर्बाद हुआ, इधर गन्ना के खेत नहीं रहे जिसको वो एक ग्रास लैंड की तरह लेता था। तो अब चूंकि हैबिटाट का संकट हुआ तो ये मुनिया डिस्टर्ब हुई, खासतौर से ग्रीन मुनिया को काफ़ी ग्रीन मुनिया काफ़ी यहाँ होता था। और ग्रीन मुनिया देखिए आपका ये पूरा कुंभलगढ़ का एरिया, पूरा जो गोगुंदा वाला एरिया है, ये सारा ग्रीन मुनिया के उदयपुर तक ग्रीन मुनिया थे। अभी भी लोग, जैसे थोड़े साल पहले मैंने इसमें सज्जनगढ़ में इसको देखा है, मैंने इसका कई लोगों ने इसको बागदड़ा में भी देखा है, उदयपुर में कई जगह इसकी एक कुंभलगढ़ में मैंने भी देखी है, बड़े ग्रुप नहीं दिख रहे। आज से आप देखिए कि करीब करीब 1986 में 86 को गए हो गए 35 साल। मैंने कुंभलगढ़ का मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं एक लकड़ी का एक केस था कोर्ट का, तो उसमें इंक्वायरी करने गया था। तो वहाँ ओड़ा गांव है, ओड़ा गांव मैंने इसको देखा। ओड़ा गांव में उस समय मैंने कम से कम 20-25 के ग्रुप, मैंने इनके ग्रुप देखे। अद्भुत अद्भुत दृश्य होगा। वो एक टाइम था। अब मैं ओड़ा में जाता हूँ तो मुझे एक दो, और उसका कारण क्या है कि अभी भी कुंभलगढ़ में अभी भी गन्ना है, हालांकि बर्बाद तो हुए हैं खेत, लेकिन अभी भी छोटे छोटे खेत अभी भी हैं। तो देखिए कुंभलगढ़ में अभी भी थोड़ी सी मुनिया है, लेकिन अच्छी स्थिति अगर राजस्थान में कहें तो अभी माउंट आबू में थोड़ी सी अच्छी स्थिति बेटर है। लेकिन माउंट आबू का भी हैबिटाट भी डेक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लैंटाना ने जिस तरह वहाँ के नेचुरल उस घास को डिस्टर्ब कर रहा है, एक चिंता की बात। तो अब मतलब धीरे धीरे इसकी ग्रीन मुनिया की स्थिति भी ठीक नहीं है। रेड मुनिया की उदयपुर में ज़्यादा अच्छी स्थिति, लेकिन जैसे आप बांसवाड़ा जाते हैं, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ और ये जो इलाका है, यहाँ अभी सर्दी में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी बेटर स्थिति में है वहाँ पर। इसका साथ ये कारण है कि बांसवाड़ा में इरीगेशन हुआ है, तो इरीगेशन जो जगह जगह पानी भरा, उससे कांस वगैरह में, खेतों की डॉली पे कांस ने वृद्धि की है, रोड साइड के आसपास कांस ने, और आपका जो शोर एरिया है तालाबों का, जलाशयों का, वहाँ भी कई जगह कांस है। और कांस कोई बहुत अच्छी घास नहीं है, इसलिए मवेशी बेमन से चरते तो बच जाती है, तो उससे एक छोटे छोटे जो पॉकेट बन जाते हैं, वहाँ पे रेड मुनिया इसी आपको। और दूसरी जो मुनिया है, इसके लिए ब्रेस्टेड मुनिया है, ये भी वहाँ पे अच्छी दिखाई देती हैं। थोड़ी अच्छी स्थिति इसकी है, अपना जो सिल्वर बिल कहते हैं, सिल्वर बिल, अच्छा, इसकी थोड़ी इसकी बेटर है। और ये भी नेस्ट पैरासाइट, भैया के घोंसले में नेस्टिंग कर लेती है ये, और यहाँ की लोकल है। ये भी छोटी छोटी पार्टियों में मिला, लेकिन इसका भी मुझे लग रहा है कि इसका भी नंबर कहीं न कहीं डाउन जा रहा है। दूसरा आप देखिए खेती में भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो यूज हो रहा है, शायद ये भी इनको अफेक्ट कर रहा है। हैबिटाट तो है ही है, लेकिन जो फूड में की जो एक सिक्योरिटी है वो भी एक तरह से डिस्टर्ब हो रही। तो उसकी तरह देखें तो मुनिया की स्थिति, हालांकि इतने अगर ग्रीन मुनिया को छोड़ दिया जाए, बाकी मुनिया अभी ठीक है, लेकिन फिर भी डेक्लाइन की तरफ मुझे लग रहा है। ये एक स्टडी की ज़रूरत है कि इसको एक साइंटिफिक ढंग से समझा जाए कि कितना डेक्लाइन इसका हो रहा है। विधिवत अभी ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें हम ये कहें कि इतना % तक डेक्लाइन होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जब पिछले 30 साल से एक ही जगह हम देखते हैं तो उससे एक ऑब्जर्वेशन का आइडिया तो लग जाता है। 30 साल का जो फर्स्ट ईयर था वो, और जब 30 साल में इस एंड पे देखते हैं तो दोनों एंड पे डिफरेंस तो आइडिया लग जाए, लेकिन उसको हम क्वांटिफिकेशन भले ही ना कर पाए, लेकिन ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा। सतीश जी, अब आपसे जानना चाहूँगा थोड़ी सी मैमल्स की स्थिति हमारे यहाँ दक्षिणी राजस्थान में क्या स्थिति है जो पहले थी, उससे हम कहाँ कितने डिक्लाइन हुआ है, और उस मैमल की स्थिति में दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये अब एक हालांकि पुरानी चीज़ है लेकिन बार बार ये आता रहता है क्योंकि लोगों के इंक्रोचमेंट्स बढ़े हैं, उसके साथ साथ चूँकि वाइल्ड लाइफ कम हैबिटेट में आप डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसके पास खाना नहीं है। जो लेपर्ड का खुद का इलाका था उसमें आप घुस गए, उसके पास शिकार नहीं है, खाना नहीं है, तो नेचुरली वो आदमियों के पास आता है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड के मामले में ख़ास तौर पर बढ़ा है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि मैमल्स की क्या स्थिति हमारे यहाँ, क्या क्या ख़ास है, क्या क्या उसमें कमी आई है, और ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा। अगर आप दक्षिण राजस्थान को देखें तो ये बहुत रिच एरिया था। मैं डॉक्टर रजा तहसीन साहब के कई पेपर जब पढ़ता हूँ तो उनसे पता लगता है कि एक टाइम था मेवाड़ में एलिफेंट था। ये कब की बात है अंदाज़न? ये एलिफेंट देखिए कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, क्योंकि आप औरंगजेब के टाइम में बांसवाड़ा के बगल में दाहोद ज़िला है गुजरात का, दाहोद में एलिफेंट था।
तो उस समय ये सब एरिया मिले हुए थे। औरंगजेब को गए हुए कितने साल हो गए होंगे, 400-500 साल हो गए होंगे, तो बहुत बड़ा टाइम नहीं हुआ। तो उस फिर और आप देखिए कि ये पूरे राजस्थान में रहा है। जब ये नॉर्थ इंडिया सूखा नहीं था तो उस समय जो राइनो था, गेंडा, ये कुरुक्षेत्र से होता हुआ और देखिए आपका राजस्थान का जो बीकानेर साइड तक, यहाँ तक गेंडा था। लेकिन समय जब डेसिकेशन हुआ नॉर्थ इंडिया सूखा तो टाल ग्रासलैंड सूखे तो श्रिंक होता हुआ चला गया रेनफॉल का पैटर्न। तो आप देखिए गेंडा वहाँ नहीं है। अब गेंडा कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया असम में पहुँच गया। इस तरह ये हिस्सा भी सूखा, क्योंकि आयड़ नदी की जो वैली थी ये वेटलैंड था, एक अच्छा वेटलैंड था। तो इसमें आप देखिए इसमें बहुत तरह के एनिमल रहे थे। तो ये एरिया पूरा सरसब्ज था। टॉल यहाँ पर ग्रासलैंड होते थे, डेंस फॉरेस्ट होते थे, वेट होते थे। तो डेंसिटी ये एलिफेंट को इन्होंने सस्टेन किया है। अब देखिए एलिफेंट भी नहीं है यहाँ, चीता भी था वो भी नहीं है, यहाँ टाइगर भी था वो भी नहीं है। जबकि फॉरेस्ट बच गया, टाइगर चला गया। जबकि ये क्योंकि इसका एक एविडेंस, बहुत बड़ा एविडेंस है। आप उदय सागर के आसपास, आप यहाँ सजनगढ़ तक आए और आसपास के इन 100 किलोमीटर के एरिया में देखें, आप शिकार होदियों को गिनिए। ये कम से कम शिकार होदी होंगी, मैं समझता हूँ कि 50 तो मैंने मेरी आंखों से देखी हैं, ये 100 तक भी हो सकती हैं। इतने शिकार होदी क्या कह रही हैं। और ये सब थी टाइगर के शिकार के लिए। पैंथर भी होता था लेकिन टाइगर के शिकार, तो इसका मतलब टाइगर कितना होगा आप देखिए इतना। तो ये टाइगर भी फिर चला गया। ब्लैक बक यहाँ खूब था, ब्लैक बक यहाँ खत्म हो गया, एक भी ब्लैक बक नहीं। चौसिंगा थोड़ा सा, या चौसिंगा भी बहुत था, ये भी बहुत कम बचा है। चौसिंगा बहुत कम बचा है। चिंकारा बहुत कम, चिंकारा भरा पता, सांभर भी करीब करीब वेप आउट हो गया। थोड़ा सा बचा है कुंभलगढ़ में, फिर थोड़ा सा रावली टाटगढ़ में बचा है। बाकी तो जैसे फुलवारी में, इसमें सजनगढ़ में आप देखेंगे, और जैसमें ये इंट्रोड्यूस्ड है, बीच में ख़त्म कर दिया। तो ये मतलब हर्बीवोरा एनिमल, हमने सुअर काफ़ी ख़त्म हुआ, मतलब मैमल तो सारे बुरी तक, खरगोश जैसी चीज़ों की आप देखिए नंबर काफ़ी कम चला गया। भेड़िया काफ़ी था, कुराबड़ नाथद्वारा में भेड़िया ये अच्छी पहुँच से। जोबा जो है कुंभलगढ़ का हिस्सा, जो कि घनेराव सादरी के पास है, जोबा में था आपका वुल्फ भी काफ़ी का। तो आप देखिए काफ़ी नंबर डाउन। तो सारे ये जो मैमल्स की काफ़ी स्थिति बुरी हुई। लेकिन इनमें एक पैंथर ऐसी है जिसने थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखा। बार्किंग डियर होता था जिसको काकड़ कहते हैं, काकड़ भी चला गया, क्योंकि गन्ने के खेत तो उनमें वो छुपता था, वो भी नहीं। फिर ऐसे माउस डियर का रिपोर्टिंग है 1980 के आसपास, माउस डियर अब लोकेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब डाउट है कि कंफर्म नहीं हो रहा है या नहीं। उड़न गिलहरी थोड़ी बची हुई है। तो उड़न गिलहरी इसलिए कि वो रात की, और किसी लोगों को अच्छा पता भी बाद में लगा कि ये कोई ऐसे नाम की कोई गिलहरी है। अगर इसका पहले पता लग जाता ये भी नहीं बचती, तो इसका भी अच्छा एक इसका हैबिटाट सेंचुरी में है तो इसलिए ये बच रही है। लेकिन इन सब डेक्लाइन के होने का, महाशेर जैसी मछलियाँ चलेगी, जो कि महाशेर इतनी है, यहाँ लिक सिस्टम है, इसमें महाशेर थी। लेकिन महाशेर जैसे अब बड़ी के तालाब महाशेर मछलियाँ कर, कछुए चले गए। जबकि अगर आप सर्दी के मौसम में आज से 35 साल पहले फतेह सागर के रानी रोड पर अगर चक्कर लगाते थे, कछुए थे। मुझे याद है कि रानी रोड पर एक 2 घंटे की मोटरसाइकिल चलाने में मैंने 50 से 100 कछुए तो मैंने गिने। अब एक सिंगल कछुआ नहीं दिखता है। अब आप देखिए कितना, क्योंकि शिकार करने वालों ने उसको सबको इनको मारा, हैबिटाट बर्बाद हो गए, जंगलों में डिस्टर्बेंस हुए, अतिक्रमण हो गए, लोग हर जगह पहुंच गए, घर हर जगह। अब वो जो हर जगह वो पहुंचे हैं और एनिमल के वहाँ थे, वो दोषारोपण करेंगे साहब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये हमारी फसल को चल रहे हैं, ये हमारे बच्चों को, इतने बच्चों को मार दिया, हमारे घरों में घुस रहे हैं। खासतौर से पैंथर पे दोषारोपण हो रहा है। पैंथर का बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही अडप्टेड एनिमल है। उसका कारण है कि बड़ा फूड खत्म हो जाने के बावजूद भी ये छोटे पे भी, ये देखिए आपका चूहे को ये खा लेता है, सेही को ये खा लेता है, लंगूर को ये खा लेता है। मैंने कैंचवे और सीपी तक खाता। एक पैंथर के बच्चे का पोस्टमार्टम करवा था, सीपी उसके पेट में निकली। अब देखिए अडप्टेबिलिटी, देखिए कितने छोटे फूड के ऊपर जा रहा है वो। तो चूंकि अडप्टेबिलिटी अच्छी थी और मरा हुआ मिल गया तो उसको भी खा रहा है, तो
उसकी वजह से ये थोड़ा सा बचा रह गया। और जवाई उसका जीता जागता उदाहरण, जवाई के उस लैंडस्केप में देखिए आज भी, तो आज जवाई में देखें तो वहाँ देखिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ को एग्जिस्टेंस है, रेबारी और पैंथर का को एग्जिस्टेंस है। वो कहते हैं साहब ये तो सदियों से खा ही रहा था, और तो इसमें, और जो खा रहा था बूढ़ी और कमज़ोर और मरियल को खा रहा था, उनका देखिए कसर। लेकिन ये जो हम इधर आ जाते हैं उधर के आसपास, यहाँ अब लोगों में पैंथर के प्रति वो भावनाएं नहीं जो कभी हुआ करती थी। अब वो पैंथर को देखना, वो तो पैंथर हजारों सालों से ही है, हम वहाँ इतना अंदर तक घुस गए कि पैंथर भी क्या करे। सारे जंगलों को हमने बुरी तरह फ्रेगमेंटेड कर दिया, जगह जगह टापरे बन गए, जगह जगह रोड बन गए, डिस्टर्बेंस है। तो अब वो क्या कि दिखेगा वो तो पैंथर, क्योंकि इतने रोड है और रात भर कोई इनको चल रहा है मोटरसाइकिल, तो एक ही पैंथर लोगों को लग रहा है कि पैंथर की संख्या बढ़ी है। संख्या नहीं बढ़ी है, एक्सपोजर रेट बढ़ गई। क्योंकि पहले वो 4-5 किलोमीटर चलता तो कोई भोजन मिल जाता था, और भोजन खाने के बाद में जंगली जानवर चलते नहीं है, रेस्ट करते हैं। अब वो कई पूरी रात भर यात्रा कर लेता, भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसे ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जब ज़्यादा किलोमीटर चलेगा तो वो 10 जगह रोड को क्रॉस करेगा, क्योंकि थोड़ी दूर पर रोड है, तो 10 जगह रोड पे क्रॉस करेगा, एक दो जगह दिखेगा। जब एक दो जगह की इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि जैसे यार उधर भी दिखा, उधर भी दिखा, पैंथर एक था, दिखा 3 जगह है। तो एक्सपोजर रेट बढ़ गई, उसको एक्सपोजर रेट बढ़ने की वजह से ऐसा फिर, तो पैंथर अब प्रेशर में है, संख्या नहीं बढ़ रही, एक्सपोजर बढ़ रहा है, और फूड नहीं है। फूड नहीं है तो अब वो भी मजबूर है, तो क्या करता है वो कुत्तों को पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरा बकरियों को अपने शहरों में। और देखो कुत्ता है, बकरी, इनको एक और चीज़ आप देखिए, रात को कभी आप उदयपुर शहर की जर्नी करो, आप जब करीबन 12 बजे आपको रोड पर बहुत सारे कुत्ते पशु बैठे हुए मिलेंगे। हमारी सड़कें बिल्कुल भारतीय शहर के से बाहर निकल के जंगल तक गई हैं। इन रोड्स को जब थोड़ा सा रात में थोड़ा सा शांति हो जाती है, ये पैंथर मूवमेंट करता आगे की तरफ। इसको पता है कि रोड पे कुछ न कुछ बैठा मिलेगा। पहले तो गधों के भी यूज होते थे, लोग गधों को अपने घर रखते थे, अब गधों का यूज उनको सड़क पे छोड़ दिया। तो ये इस तरह के लावारिस या आवारा टाइप के जो हैं, उसकी वजह से ये शहर की तरफ आता है और किसी न किसी को दिख जाता है, या कोई आदमी जग गया तो ऐसा लगता है कि शहर को डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह जंगलों में जब ये वहाँ गाँव में जाता है, गाँव में बहुत थोड़ी दूर पे टाप रहे, चलता हुआ कहीं न कहीं, अब वो कुत्तों के लिए जैसे गाँव जाता हुआ वहाँ कहीं न कहीं इसकी भिड़ंत हो जाती। तो इससे क्या है कि ऐसा लगा है लोगों को कि ये हमसे पंगा मोल ले रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपने सर्वाइव के लिए स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा है। वो आदमी को मारना नहीं चाहता, वो आदमी को डिस्टर्ब नहीं, उसकी मवेशी को नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके अगर भोजन की इतनी ज़्यादा कमी होगी। अब जंगल में एक और हमने गलती कर दी, क्या कर रहे हैं, जैसे लंगूर है, लंगूरों को हम धार्मिक स्थलों के पास खाना देते हैं, तो वो भी वो जंगल से हट के वहाँ धार्मिक स्थल पर, उनको पता है कि खाना मिलेगा सड़कों के किनारे भी, सड़कों के किनारे, तो वो जो डीप फॉरेस्ट में उनके रहने की आदत में कमी आ गई। तो वो डीप फॉरेस्ट में थे तो उनको पैंथर पकड़ के खाता था, उसका नेचुरल फूड था। अब वो भी वहाँ से हटके जहाँ बिजली का लाइट खंभा है वहाँ जाता, उसको फायदा है, पैंथर दूर से आएगा तो दिख भी जाएगा, फूड भी आसान फूड मिल रहा है, तो वो एक सोर्स में भी पैंथर को डिस्टर्ब। तो कुल मिला के पैंथर के चारों तरफ जो सिचुएशन हुआ करती थी पहले, उन सिचुएशनों को हमने ईजी नहीं रहने दिया, डिस्टर्ब उसको किया, प्राकृतिक भोजन को इतना नष्ट किया, इतना हैबिटेट वो अब उपलब्ध नहीं है। कई जगह पानी की भी पीने की, खासतौर से गर्मी के सीजन में दिक्कत आ जाती है, तो वो पानी पीने के लिए भी आ जाता है। ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अब वो पैंथर कई जगह, सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह वो कन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ गया। बच्चे भी मारे हैं कई जगह, जैसे नाथद्वारा में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, अभी सिंगटवाटा में ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो कई बार वो गलती भी से भी समझ लेता कि उसको, बच्चों को, आदमी को, क्योंकि अभी भी गांव में जाएं तो आप देखिए खुले में अभी भी शौच करते कई लोग, और बैठे हुए को वो समझ लेता है कि कोई एनिमल दिखे, तो वो पहचान में गलती करता है। उसको लगता है कि आदमी नहीं, कोई एनिमल है, और उसकी जो प्रवृत्ति है वो उसको लगता है इसको दबोचा जा सकता है, जबकि वो तो है आदमी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन उसका गलत हो जाए। तो ये है, तो हम अगर लोगों को एजुकेट करें, लोगों को समझाएं और पैंथर के हैबिटाट को बचाएं, सभी बचाएं, क्योंकि अकेला वन विभाग इतना छोटा विभाग है, कितना काम करेगा, और हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें, और तो डेफिनेटली कुछ तो सुधार आ सकता है। अभी तो हालत ये होगी जंगलों में खरगोश तक नहीं रहा, नहीं, ये खरगोश को मार लेता है,
ये पक्षियों तक को भी मार लेता है। तो तीतर जैसी चीज़ों को हमने कमी ला दी। और वन विभाग कहाँ कहाँ इसकी चौकीदारी, क्योंकि वन इतना छोटा विभाग है, उस पर इतने कम मैन पावर है कि वो अपने वन क्षेत्र और सेंचुरी में ही कर, जबकि उनके पास कितना 10% एरिया में नहीं है, 90% एरिया में पैंथर तो सारे में घूमता है। तो जहाँ वन विभाग का सेटअप नहीं है वहाँ अब तो तभी बचेगा जब आम आदमी कैसे न कैसे उसको बचाने के काम में जुड़ेगा, जब जाकर हम उसको बचा पाएंगे। जी, एक प्रश्न ये भी कि बीते दिनों कुछ लोगों ने उदयपुर के पास ही रामा वगैरह में वहाँ रीछ की साइटिंग भी की, तो बताएं कि इसकी क्या स्थिति है और क्या ये भी हमारे यहाँ पर बहुत अरसे बाद देखा गया है या इसकी स्थिति ख़राब हुई है या ठीक ठाक है? एक टाइम था कि भालू शहर, सज्जनगढ़ में भालू था, जयसुमन में भालू था। और यानी कि अगर आप एक मोती महल है, अंदर आप जाएं यहाँ पर तो उस मोती महल में मैंने एक पेंटिंग देखी, ओरिजिनल पेंटिंग है, और उसमें वो 105 साल पुरानी बताते हैं। उसमें सज्जनगढ़ में भालू दिख रहा है और रहा होगा, क्योंकि जब टाइगर था और चौसिंगा और सांभर थे तो बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें आज का जो भालू का हैबिटाट है, अगर सज्जनगढ़ से सीधा नापें तो बीरोठी में अभी भी भालू है, यानी कि फुलवारी की नाल सेंचुरी में। बीरोठी सज्जनगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं होगी, ज़्यादा होगी, सीधे एरियल डिस्टेंस 40 किलोमीटर होगी। फिर इधर अगर जाए तो झाड़ोल साइड में तो देखिए 60 किलोमीटर दूर, एरियल डिस्टेंस 60 किलोमीटर दूर कमलनाथ का पहाड़ है, वहाँ पर भालू है। उत्तर दिशा में जाए उदयपुर से तो देखिए अपना जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ का हमारा जो सायरा वाला क्षेत्र है, सायरा के पास में जरगा जी है हमारे, जरगा जी में तो जरगा सीधा होगा यहाँ से 60-70 किलोमीटर। तो देखिए चारों तरफ देखा जाए तो हमारा स्लोथ बियर का भालू का एरिया है। तो उदयपुर में बहुत नज़दीक था, यहाँ तक पहाड़ियों में था, लेकिन समय के साथ साथ जो डिस्टर्बेंस हुए, उदयपुर के आसपास जंगलों में डिस्टर्बेंस हुआ, ये पीछे की तरफ हटते चले गए। और एक समय यह था जब यहाँ पर गैस नहीं थी तो जंगलों को खूब काट के चूल्हे की लकड़ी, तो ये जंगल काफ़ी क्वालिटी जंगलों की इतनी पुअर हो गई थी कि ये सारा जंगल जो एक अच्छा हरा भरा डेंस फॉरेस्ट हुआ था, ये कांटेदार जंगलों में बदल गया, ये जुलूल फ्लावर के जंगलों में बदल गया। उनमें उतने ट्यूबर्स, कंद मूल और शहद के छत्ते इतने रहने जो भालू के प्रिय होते थे, तो भालू दूर हटता चला गया। तो अब देखिए आसपास भालू थोड़ा सा करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है अभी उदयपुर से। रामा कोई बहुत दूर नहीं, रामा जहाँ भालू मिला है ये देखिए यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर आप एरियल डिस्टेंस है। तो यहाँ इसकी कनेक्टिविटी मिल रही कुंभलगढ़ से। तो कुंभलगढ़ का इन दिनों जब ये कोविड की स्थिति रही, लोग शांत रहे, चुप रहे, घरों में बंद रहे, तो भालू आमतौर पर रात को या सुबह शाम निकलता है, दिन में क्योंकि काला बाल होने की वजह से दिन में जल्दी बॉडी गर्म हो जाती है तो हंप नहीं चढ़ जाता, रात को निकलता है। लेकिन जो देखा कि दिन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो जानवरों ने थोड़ा दिन में निकलना हुआ और इनको डिस्टर्बेंस नहीं, रुकावट नहीं आई तो बढ़ते गए। तो ये शायद उसका कारण एक हो सकता है कि वो जो शांतिप्रद कुछ दिन का माहौल मिला, डिस्टर्बेंस रहित मिला, उसमें एनिमल ने मूवमेंट करके यहाँ तक आया। इसका एक और भी एक इशारा मिलता है कि एनिमल अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहाँ इनके पूर्वज जाया करते थे, ऐसी प्रवृत्ति होती है, माइग्रेट पर वहीं आते हैं। ऐसे आप देखिए अपना जो रणथंभौर है, रणथंभौर से जो टाइगर की स्पिल ओवर पॉपुलेशन है बहुत वो वहाँ पहुँचती है जहाँ इनके पूर्वज जाया करते हैं। बिल्कुल। तो ये हो सकता है क्योंकि एनिमल एक जगह फूड नहीं मिलता है तो दूसरी जगह जाता है। तो इनके पूर्वज भी ऐसी यात्राएं करते थे। आज इस जंगल फूड नहीं है तो ये प्रवृत्तियां आज भी हैं, तो उसकी वजह से भी ये मूवमेंट करते हैं। तो इससे भी शो है, ये जाहिर हो रहा है कि शायद अपने उन पुरखों का उन रूट्स को कहीं कहीं इनके पास जेनेटिक इनके कोड में कहीं है विद्यमान, जिससे वो उस प्रवृत्ति को इन्होंने त्यागा नहीं है। वो तो डिस्टर्बेंस है जो इनको नॉर्मल कई चीज़ें नहीं करने दे रहा है। अगर डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए, हैबिटाट को फिर इम्प्रूव कर दिया जाए और कतई कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो इनकी जो ओरिजिनल चीज़ें आज भी हमें देखने को मिल सकती है और ये एनिमल बिल्कुल उदयपुर को छू लेंगी। और आप देखिए पुराने जो परकोट हैं वो सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बचाते थे, इन जंगली जानवरों से बचाते थे। इनका ये भी, और दिन छिपते ही क्योंकि जंगली जानवर टाइगर और पैंथर जैसी चीज़ें अंदर नहीं आ जाए, इनको बाकायदा बंद करते थे, क्योंकि रोज दुश्मन तो कभी 10-20 साल में एक बार आता होगा, लेकिन ये पहरेदारी डेली होती थी। डेली गेट को बंद किया जाता कि रात को कोई जनहानि के हो ना हो, जानवर अंदर नहीं आ जाए। तो ये बिल्कुल आप देखिए आसपास इतना सराउंडिंग रिच था जो अब नहीं रहा।
डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, आपका हृदय से आभार।